इजरायल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला कर दिया है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा के कई इलाकों में भीषण बमबारी की है, जिससे युद्ध विराम की शांति भंग हो गई है। ये हमले इतने शक्तिशाली थे कि इसमें कई लोगों की मौत हो गई। जानकारी देते हुए गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने बताया कि इजरायली हमलों में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं, जबकि बहुत से गंभीर रूप से जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। गाजा सिटी पर हुए हमले में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि खान यूनिस इलाके में हुए हमले में 10 लोगों की जान गई है। गाजा सिविल डिफेंस एजेंसी का आरोप है कि इजरायल की इस हरकत से पिछले महीने हुए युद्ध विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ये हमास के लड़ाकों को बदला लेने के लिए फिर से भड़का सकता है। हालांकि इस हमले को लेकर इजरायली सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वो गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायल ने हमले की जानकारी साझा करते हुए बताया कि दक्षिणी इलाके में तैनात इजरायली सैनिकों के बेस कैंप को निशाना बनाते हुए हमास आतंकियों ने गोलीबारी की शुरुआत की थी, जिसे इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन माना और इसके जवाब में उचित कार्रवाई की शुरुआत की। और इसके जवाब में आईडीएफ ने गाजा पट्टी में सक्रिय हमास के उन ठिकानों पर हमले किए जहां से इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। इजरायल और हमास के बीच में पिछले महीने लागू हुआ युद्ध विराम लड़खड़ा रहा है। गाजा में इजरायली हमलों में 22 लोगों की मौत के बाद तनाव अब पीक पर पहुंच गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और इसी उथल पुथल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से बने हुए शांति समझौते पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा पहले ही हो चुका है इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध को, और गाजा में जो तबाही है वो चौतरफा नजर आ रही है। एक के बाद एक त्रासदी के तौर पर लोगों की जानें जा रही हैं और अभी हाल ही में आईडीएफ ने जो हमला किया है उसमें भी 22 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष को 1 साल हो चुका है और इसके खत्म होने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे। अक्टूबर 2023 को इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, जब हमास ने इजरायल पर हमला किया था। इसके बाद इजरायल ने हर दिन गाजा और फिलिस्तीन पर हमला किया। पिछले महीने हुआ युद्ध विराम अब बड़े संकट में दिख रहा है। गाजा में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ रहे हैं और इजरायली हमलों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। इजरायली हमलों ने एक बार फिर से इलाके को दहला दिया। इजरायली हमलों में गाजा में 22 लोग मारे गए। गाजा सिटी में 12 और दक्षिणी खान यूनिस में 10 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि हमले अचानक किए गए और ज्यादातर लोग मलबे में दबकर मारे गए। गाजा में महाविध्वंस। इजरायली सेना ने गाजा में हमला किया। गाजा में इजरायली आईडीएफ के भीषण हमले, हमास के कई ठिकानों पर बमबारी की गई। इजरायली हमलों में 22 लोगों की मौत, गाजा सिटी में 12, दक्षिणी खान यूनिस में 10 की मौत, ज्यादातर लोगों की मलबे में दबकर मौत। दूसरी तरफ इजरायली सेना आईडीएफ का दावा है कि दक्षिणी इलाके में तैनात उसके सैनिकों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। आईडीएफ ने इसे युद्ध विराम का सीधा उल्लंघन बताया और जवाबी कार्रवाई में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायली सेना का दावा, सैनिक दक्षिण के इलाके में काम कर रहे थे। आतंकवादियों ने उस तरफ गोलीबारी शुरू की। इजरायली सेना ने इसे सीजफायर समझौते का उल्लंघन बताया। जवाब में आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर हमले किए। गाजा में पिछले महीने 10 अक्टूबर को अमेरिकी मध्यस्थता के तहत इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम लागू हुआ था। पिछले 1 महीने में कई बार तनाव बढ़ा, लेकिन सीजफायर तकनीकी रूप से अब भी कायम है। लेकिन हमलों की घटनाओं ने युद्ध विराम की स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। युद्ध विराम नाकाम। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार युद्ध विराम के बाद से इजरायल ने बार-बार हमले किए। हमास के ठिकानों पर इजरायल ने कई हमले किए। हमलों में 280 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। 29 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 100 मौत दर्ज। ये युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा शांति योजना का हिस्सा है। योजना के पहले चरण में सभी 48 इजरायली बंधकों, जिंदा और मृत को इजरायल लौटाना शामिल था। सभी जीवित बंधक सौंप दिए गए। सबसे बड़ी अड़चन अब योजना के दूसरे चरण में है। इसके तहत गाजा का नियंत्रण हमास से लेकर एक ट्रांजिशनल अथॉरिटी को सौंपना है।
हमास का निरस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की तैनाती जैसे अहम कदम शामिल हैं। लेकिन इन शर्तों पर सहमति न बनने से ये योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी ट्रंप की शांति योजना को मंजूरी दी है, लेकिन जमीन पर हालात किसी भी समय बेकाबू हो सकते हैं और ताजा हमलों ने इस आशंका को और मजबूत कर दिया है। ट्रंप की मौजूदगी में हुआ था युद्ध विराम। पिछले महीने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ। पहला चरण आंशिक रूप से सफल, दूसरे चरण पर सहमति नहीं, हथियार छोड़ने और सैनिकों की पूरी वापसी पर मतभेद। इजरायल और हमास के बीच में पिछले महीने युद्ध विराम हुआ, अब बड़े संकट में दिख रहा है। गाजा में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ रहे हैं और बुधवार को हुए इजरायली हमलों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। क्या सच में इजरायल और हमास के बीच फिर से युद्ध की स्थिति बन रही है? ट्रंप की शांति योजना का पहला चरण लागू जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद के कदम यानी दूसरा चरण फिलहाल ठहरे हुए हैं। सवाल वही, एक बार फिर इजरायल और हमास के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है। स्वाति सक्सेना, न्यूज़ इंडिया। जो युद्ध की स्थिति अभी भीषण होती हुई नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जय सोढ़ी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ अरविंद सिंह तेजावत जी जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। कर्नल सोढ़ी, जो हालात अभी बन रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने जब सीज फायर की खबर सामने आई थी ऐसा लग रहा था शायद कुछ राहत हो सकती है, लेकिन फिर से ये युद्ध छिड़ा भी और लोगों की जान जा भी रही है। हमास के खात्मे के लिए जो कदम IDF ने उठाए, हमास तो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा, आम लोगों की जान जरूर जा रही है। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। डोनाल्ड ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर उनका सपना है अमेरिका को दोबारा महान बनाना या मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसका रास्ता अमीर अरब देशों के थ्रू है, ना कि इजराइल के थ्रू है। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप ने 3 अरब देशों की यात्रा की तो उन्होंने अपने 6 दिन की यात्रा में $4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश ले लिया अमेरिका के लिए। जहां तक 50 साल तक अमेरिका में यहूदियों की बहुत बड़ी पकड़ थी अमेरिकी राजनीति पे, पिछले 2 साल से ये पकड़ आस्ता आस्ता कम होती जा रही है। और जिस तरह से ममदानी न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव जीते, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने बहुत जोर और पैसा लगाया, लेकिन तब भी ममदानी का जीतना इजराइल के लिए और यहूदियों के लिए बहुत बड़ा एक ब्लो था, बहुत बड़ा एक चुनौती थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा यहूदी रहते हैं इजराइल के बाहर किसी शहर में। मेरे कहने का मतलब है रचना जी, जो नेतन्याहू बार बार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं, कल ही उन्होंने येलो लाइन से 300 मीटर आगे अपनी सेना को भेजा जिसमें 22 फिलिस्तीनी मारे गए, उन्होंने लेबनान पे हमला किया। ये जो नेतन्याहू बार बार ट्रंप के अगेंस्ट अब जा रहे हैं, ये इनके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब ट्रंप साफ कह देंगे कि मेरा इजराइल से लेना देना नहीं है, क्योंकि अब उन्हें अमीर अरब देशों से इतना पैसा मिल रहा है, इतना निवेश मिल रहा है कि उन्हें अब इजराइल की ज्यादा चिंता नहीं है। तो अगर नेतन्याहू वाकई में अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश को बचाना चाहते हैं, अमेरिकियों के साथ अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं, उन्हें ये युद्ध विराम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके लिए और उनके देश के लिए बहुत दिक्कत होगी। और दिक्कत ये बढ़ सकती है टाइम के साथ साथ। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इनिशिएटिव जरूर लेते हैं, अभी हाल ही में फिर से उन्होंने कहा कि मैंने तो अलग अलग देशों में बीच में सीज फायर करवाया है, युद्ध रुकवाया है, लेकिन युद्ध रुकते हुए भी तो नजर आए। अरविंद सिंह तेजावत जी, अगर IDF ये आरोप लगा रहा है कि हमास ने हमले किए जिसका जवाब हमने दिया, अब IDF के हमले में तो लोग मारे गए, लेकिन अगर हमास ने वाकई हमला किया तो इधर नुकसान क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक कहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं वो लोग, और एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। ये दरअसल हो क्या रहा है कि जैसा कि हमें पहले उम्मीद थी कि जैसे जैसे IDF जमीन पे उतरकर वह गाजा में आगे बढ़ेगी, तो वहां पे जो लोकल लोग हैं वो रेजिस्टेंस करेंगे। उनके भाई मारे गए हैं, उनके घर वाले मारे गए हैं, तो जैसे कि वो IDF के लोगों को देखते हैं उनमें गुस्सा भर जाता है, तो पत्थरबाजी वगैरह ये छोटी मोटी चीजें होती है और कुछ हथियारों से गोली वगैरह भी चल सकती है। पर ये कोई ऐसा, जैसा कि वो बता रहे हैं कि हमास ने हम पे हमला किया या हमने उसका जवाब दिया, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल सफेद झूठ है।
दूसरी बात ये कि हमास को देखिए, याह्या सिनवार की मौत के बाद में हमास बचा ही कहाँ है? उनकी शूरा में कोई नहीं है। जो शूरा के सारे ही मेंबर्स थे वो सब इधर-उधर बिखर चुके हैं। उसके बाद में जो उनका पोलिट ब्यूरो है या पॉलिटिकल ब्यूरो है, वो उसमें खाली 5 लोग बचे हैं और वो 5 लोग भी हमास को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। तो कहाँ से प्लानिंग बन रही है? कहाँ से हमला हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बिल्कुल सफेद झूठ है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो ट्रम्प साहब ने जो पेश किया था, वो भी बिल्कुल झूठ था, बेवकूफ बनाने का तरीका था, क्योंकि उसमें उन्होंने अपने सैनिक ले लिए हैं। जो दूसरा वाला जो है, उन्होंने जो किया है, वह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कारण इसका यह है कि दरअसल जो सेकंड प्लान है, उसमें वो बहुत ही अजीब तरीके की शर्तें हैं, जो कभी भी हकीकत में नहीं उतारी जा सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो मुझे लगता है कि नोटिस की जानी चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से जो आईडीएफ के लोग हैं, वह झूठ बोल रहे हैं। गाजा में रचना जो की। बड़ी तबाही है और तबाही के जो बड़े निशान हैं उसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, दूध पीते बच्चे मारे जा रहे हैं, कुछ कुछ दिन और कुछ कुछ महीने के बच्चों की भी जान जा रही है और ये तस्वीरें बड़ी विचलित कर देने वाली, बड़ी परेशान कर देने वाली हैं। कर्नल सोढी, जो हालात अभी बने हुए हैं, इसमें अमेरिका जैसा देश अगर इनिशिएटिव लेकर ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम होना चाहिए और वो दोनों तरफ से इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो इसके ऊपर और कोई ऐसी ताकत है क्या जो रोक पाए युद्ध? रचना जी, दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और यही 3 देश दुनिया में किसी जंग को खत्म करवा सकते हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की है, लेकिन नेतन्याहू अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। जहां तक रूस और चीन का सवाल है, नेतन्याहू रूस और चीन की कुछ नहीं सुनेंगे जब वो डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं। हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। जब से इजराइल एक देश बना 14 मई 1948 से, तब से लेके आज तक जब भी लिकुड पार्टी सत्ता में आई है इजराइल में, ऐसे युद्ध या इतने तनाव हुए हैं। और नेतन्याहू लिकुड पार्टी के हैं, तो जैसे मैंने बताया, ये पार्टी जब भी सत्ता में आती है इजराइल में, ये युद्ध करती है, युद्ध का माहौल बनाती है या शांति करती है। तो जब तक नेतन्याहू गद्दी पे रहेंगे, ये युद्ध या ये हमले खत्म नहीं होंगे। और जितना ये अब ये युद्ध या युद्ध विराम का उल्लंघन जितना खींचेंगे, उतना इजराइल के लिए दिक्कत होगी। 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि जितना लंबा युद्ध इजराइल खींचेगा, जितना ज्यादा युद्ध इजराइल अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ करेगा, उतनी दिक्कतें इजराइल के लिए होंगी। लेकिन ये नेतन्याहू को समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह से अब दुनिया के अधिकतर देश इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, कई पश्चिमी यूरोप के देश इजराइल के साथ नहीं है जैसे पहले थे। अमेरिका में भी अब एक चेंज आ रहा है, जो मैंने पहले बताया, मुल्तानी के इलेक्शन के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है जूस के अगेंस्ट। ये जो नेतन्याहू कर रहे हैं, ये अपने देश के लिए बहुत, मैं कहूंगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। और अगर वो अपने देश के लिए शांति चाहते हैं, उन्हें ये युद्ध विराम को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इजराइल के पीछे एक ही बड़ी ताकत है, वो है अमेरिका। जिस दिन अमेरिका ने और वो भी कब तक, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, अभी हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया था कि भाई पुतिन के साथ भी बात करने वाले हैं एक और युद्ध रोकने के लिए, यानी कि वो रूस और यूक्रेन की तरफ इशारा कर रहे थे और वो पहले से इनिशिएटिव ले चुके हैं कि भाई इजराइल की तरफ से मैं सुनिश्चित करता हूँ सीज फायर की बात को। लेकिन अगर बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राह पर चल रहे हैं, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो अमेरिका भी कब तक सपोर्ट करेगा? बिल्कुल, देखिए, हम डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल में अच्छी तरह जान चुके हैं। जो भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जाता है, डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए इतनी दिक्कतें करते हैं कि उस देश के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। हजारों एग्जाम्पल हैं पिछले 7 महीने में, जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और इजराइल की ताकत ही अमेरिका है। अगर अमेरिका ने हाथ हटा लिया, इजराइल 2 दिन ही टिक पाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये सारे अरब देश, रूस, चीन इकट्ठे खड़े हुए हैं इजराइल के अगेंस्ट, इजराइल को बचाया सिर्फ अमेरिका ने आज तक। तो जो नेतन्याहू कर रहे हैं, वो अपने देश के लिए, अपने लिए एक सुसाइड की तरह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस वक्त और आगे भी अमेरिका का पूरा समर्थन चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये युद्ध विराम कराया है, नेतन्याहू को इस युद्ध विराम का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है। अभी 22 लोगों की जान गई है, लेकिन इससे पहले हजारों लोगों की लंबी सूची है। अच्छा अरविंद सिंह तेजावत जी, जो चूंकि सीज फायर की जब बात हो रही थी और बंधकों को वापस करने की बात हो रही थी, चाहे वो जिंदा है या मृत है, वो भी चीजें कहीं बीच में अटक कर रह गई। ये भी एक बड़ी वजह है क्या कि अब सीज फायर खत्म होकर फिर से युद्ध की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? नहीं नहीं, वजह ये नहीं है। दरअसल वजह ये है कि जो ज्यादातर बंधक है जो जिंदा है वो लौटाए जा चुके हैं। मतलब इजराइल का जो मकसद है वह हाल हो चुका है। हाँ। अब डेड बॉडी, आप इतने लंबे समय से वो डेड बॉडीज प्रिजर्व करके रखी गई होगी, वो बहुत मुश्किल होता है अगर कोई मरने के बाद और वो किसी रखी भी इंसान गई को- या फिर नहीं रखी गई, इसकी भी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है? बिल्कुल। और हाँ। दूसरी बात ये कि बंधक किसने बनाया था, कहाँ से वो छूट के आए हैं, हाँ। तमाम कॉम्प्लिकेशंस है। और ये अमेरिका और इसराइल को पहले से ही पता था। वो दरअसल युद्ध के सारे ही नियम वही तय कर रहे हैं, शांति के नियम भी वही तय कर रहे हैं। और इंटरनेशनल प्रेशर को कम करने के लिए उन्होंने ये एक तरीके का नाटक किया था। बाकी जो नरसंहार करने का जो नंगा नाच है वो तो लोग कर ही रहे हैं काफी लंबे समय से। तो उनकी नीयत पहले से ही साफ थी। जब ये कार्यक्रम था तभी पता चले था कि यह बीच में रुकेगा। और इजराइल ने बीच बीच में सीज फायर को तोड़ा है, अपनी मर्जी से तोड़ा है। और फिर जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय दबाव या किसी तरीके की चीजें या आंतरिक दबाव भी कई बार जो होता है अमेरिका और इजराइल में, उन सब चीजों को ठंडा करने के लिए वो धीरे धीरे नरसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। उनका अगला प्लान काफी लंबा है और वो पूरी तरीके से जो गाजा पट्टी है उसको खत्म ही कर देना चाहते हैं, नक्शे से ही खत्म कर देना चाहते हैं। और वो सारे के सारे जो गाजा के लोग हैं उनको या तो वहां से शिफ्ट कर देना चाहते हैं, जैसा कि ट्रम्प साहब ने बोला भी था। हाँ। या फिर वो ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि वो वेस्ट बैंक की तरफ धकेल दिए जाए, या फिर इधर इजिप्ट या जो दूसरे देशों में उनको शिफ्ट कर दिया जाए। ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि ये एक तरीके से उनके आंख की किरकिरी की तरह है, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजिक पोजीशन पर है गाजा। तो पूरा ही खत्म कर देंगे, मुझे जहां तक लगता है। आप कह रहे हैं कि ये इजराइल बार बार सीज फायर को तोड़ रहा है। इजराइल का मतलब क्या आईडीएफ समझें या फिर बेंजामिन नेतन्याहू समझें? देखिए, इजराइल में जो वहां की जो अभी की लीडरशिप है वह समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल में भी बहुत सारे ऐसे संजीदा लोग हैं जो कि इस लड़ाई के खिलाफ हैं। अगर आप इजराइल या तेल अवीव में अगर एक सप्ताह रुकेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोग हैं जो आम लोग हैं जो सड़कों पे मिलते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई हो। पर ये हमें पता है कि जो सत्ता में जो आने वाले लोग हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें ज्यादातर जिसके पास पैसा होता है वही सत्ता के शिखर तक पहुंच पाता है, चाहे कोई सा भी देश हो। इससे बेहतर अभी दुनिया ने कोई व्यवस्था इजाद की नहीं है। तो ऐसे में वहां के लोगों का जो इंटरेस्ट है, खासकर जो पॉलिटिकल जो वहां के जो लीडरशिप है, वो ये चाहती है कि ये सब हो और उसमें उनका बेनिफिट है, जो पैसा, संसाधन, तमाम चीजें हैं। और वो तभी हो सकता है जब वहां पे वर्चस्व की लड़ाई और वहां का खेल चलता रहे। अच्छा, रूस और यूक्रेन की स्थिति जरा जुदा है, लेकिन युद्ध वहां भी हो रहा है, युद्ध यहाँ भी हो रहा है। कर्नल सोढी, अगर रूस यूक्रेन के युद्ध को इतना लंबा समय हो गया तो यहाँ तो फिर अभी 1 साल हुआ है, क्या ये युद्ध भी लंबा जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अगर सीज फायर की कोशिशें भी नाकाम हो रही हैं, फिर से हमले हो रहे हैं, फिर से लोगों की जान जा रही है, तो गुंजाइश क्या समझें? रचना जी, ये कहावत है, अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, बेवकूफ अपनी गलतियों से सीखते हैं। 1940 के आसपास जब हिटलर ने कई देशों के साथ लड़ाइयां की, उसके कई जनरलों ने बोला था कि सारे देशों से मत लड़ो, हमारे में वो ताकत नहीं है। लेकिन हिटलर माना नहीं, एक के बाद एक सबसे लड़ता रहा। अंत में क्या हुआ? हिटलर की तो मौत हो गई, लेकिन जर्मनी 2 हिस्सों में टूट गया। इसको अगर हम इस मॉडर्न जमाने में लेके आए, इजराइल हर देश के साथ लड़ी जा रहा है, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो, चाहे गाजा पट्टी में फिलिस्तीन हो, जबकि दुनिया के अधिकतर देश कह रहे हैं इतना मत लड़ो। अमेरिका तक इजराइल को कह रहा है कि अब बस करो, बहुत हो गया। लेकिन नेतन्याहू मान ही नहीं रहे हैं। देखिए, कोई भी देश में कोई भी चीज होती है और इस तरह का निर्णय होता है, उसकी सारी जवाबदारी और जिम्मेदारी उसके राजनीतिक लीडरशिप पे होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे होती है। जैसे मेरे विख्यात को पैनलिस्ट ने बताया, बिल्कुल सही बताया, इजराइल के अधिकतर लोग इस लड़ाई में नहीं जाना चाहते हैं। जर्मनी में भी यही हाल था, अधिकतर जर्मन नागरिक
हिटलर की लड़ाई में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हिटलर ने उन्हें धकेला। यही चीज नेतन्याहू कर रहे हैं कि वो अपने देश को बार बार हर युद्ध में धकेले जा रहे हैं, और ऐसी चीजों का अंजाम अच्छा नहीं होता है। इतिहास गवाह है, जर्मनी बिल्कुल। के केस में नहीं, हजार ऐसे केसेस। बिल्कुल, युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता और ये स्थिति ना तो इसराइल के फेवर में है ना फिलिस्तीन के फेवर में है। लगातार नुकसान हो रहा है और ये दो तरफा हो रहा है। हाँ, गाजा में जो तबाही है वो वाकई ऐसी है जो कलेजा चीर दे, लेकिन शायद बेंजामिन नेतन्याहू को ये सब चीजें ना तो समझ आ रही हैं ना दिखाई दे रही हैं। अभी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सोढी, अरविंद सिंह तेजावत जी, आप दोनों का ही शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। श्री गुरु तेग बहादुर